अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आजकल इंडिया और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे एक दवाई का बड़ा चर्चा है और वो चर्चा इस हद तक है कि इन मुल्कों में इस दवाई का इस्तेमाल इस हद तक ज़्यादा हो चुका है कि इंडिया, जिसको पूरी दुनिया की फार्मेसी के नाम से भी जाना जाता है और जहाँ पे इस दवाई की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, तो उनको इसकी एक्सपोर्ट पे यानी बाहर भेजने पे पाबंदी लगाना पड़ी। तो दोस्तों, इस दवाई का नाम क्या है और ये कैसे काम करती है और हमारे हॉस्पिटल्स में इसका इस्तेमाल क्यों सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों को एक चीज़ बता देता हूँ कि इस वक्त यानी मौजूदा सूरत हाल में जो आप सब लोगों को पता है कि इंडिया पाकिस्तान में ये केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इन केसेस ज़्यादा होने की वजह से जब ये हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं तो जो हम आम तौर पे मेडिसिन देते हैं इन केसेस के लिए, उसमें जैसे कि शामिल है ये दवाई। इस दवाई के अलावा बाकी भी दवाइयों को मैं आपको नाम बताता हूं जो हम इस्तेमाल करवाते हैं। इस दवाई का नाम है रेमडेसिविर, REMDESIVIR। ये जो वीर जहां पे होता है, जहां पे VIR आ जाता है जिन दवाइयों के आखिर में, तो इसका मतलब होता है कि ये हो सकता है, चांसेस ज़्यादा हैं कि ये एंटी वायरल मेडिकेशन हैं, यानी कोई भी वायरस जो होता है उसके खिलाफ ये इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ हो सकती हैं। तो ये जो रेमडेसिविर है, एक तो ये बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होती है और रेमडेसिविर के अलावा हमारे हॉस्पिटल्स में जैसे रूटीन में आइवरमेक्टिन जो है, आइवरमेक्टिन जिसको हम कहते हैं, ये दी जाती है। आइवरमेक्टिन क्या है? आइवरमेक्टिन एक एंटी हेलमेथिक दवाई है। एक जो पैरासाइट्स होते हैं, पेट के कीड़े होते हैं, ये उनके खिलाफ इंडिया पाकिस्तान जैसे मुल्कों में बहुत अरसे से इस्तेमाल होती रही है और इसके बाद बहुत ज़्यादा चर्चा था कि ये दवाई जो है ये कोरोना के खिलाफ काम करती है, लेकिन कभी जो स्टडीज़ हैं वो इसके हक में आती थी और कुछ स्टडीज़ जो है इसके खिलाफ आती थी। तो आखिरकार WHO ने ये फैसला किया कि वो तमाम डॉक्टर्स या ममालिक जो चाहें तो कोविड के खिलाफ आइवरमाइट को यूज़ कर सकते हैं, यानी आइवरमेक्टिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर चाहें तो ना इस्तेमाल कर सकें। लेकिन इस वक्त हम पाकिस्तान में अपने हॉस्पिटल्स के अंदर आइवरमेक्टिन को इस्तेमाल करते हैं, रेमडेसिविर को इस्तेमाल करते हैं, विटामिन D को इस्तेमाल करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि वो तमाम मरीज़ जो हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हैं और अगर उनको खुदा न खास्ता ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो उसमें हम स्टीरॉयड तो कोई भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल ज़्यादा है। इसके अलावा हम वो तमाम मरीज़ जिनके जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, वो बिल्कुल वाइट हो चुके हों या उस पर बहुत ज़्यादा वाइटनिंग नज़र आती है, इसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, तो उस सूरत में हम टोसेलीजुमैब नामी एक इंजेक्शन होता है जो पाकिस्तान में एक्टेमरा के नाम से मिलता है, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं इन मरीजों के लिए, ताकि उस वक्त एक आखिरी हरबे के तौर पे इन मरीजों के जो फेफड़े हैं उनको बचाने की कोशिश की जाए। क्योंकि अगर ये मुमकिन ना हो तो आम तौर पे तो जिस वक्त एक्टेमरा या टोसेलीजुमैब का जो टीका है उसके इस्तेमाल की नौबत आती है तो चांसेस ये होते हैं कि ये मरीज जो है पहले से ही वेंटिलेटर पे पहुंचे हुए होते हैं, और अगर ना भी पहुंचे हों तो अगर वेंटिलेटर, क्योंकि दोस्तों वेंटिलेटर पे जाने के बाद पाकिस्तान जैसे मुल्कों में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो बहुत लिमिटेड रह जाते हैं। जैसे कि हमारे पास जो ट्रांसप्लांट है उसकी ऑप्शन नहीं है। बाहर के मुल्कों में जब लंग्स जो बिल्कुल वाइट हो जाएं और वो मुमकिन ही ना हो ऑक्सीजन का हमारे जिस्म में जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का वहाँ से बाहर आना, तो उस सूरतों में बाहर के मुल्कों में एक मशीन इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं ECMO, ECMO, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत लिमिटेड है। ये बिल्कुल डायलिसिस की मशीन की तर्ज पे काम करती है कि जिसमें खून की जो नालियां होती हैं उनके अंदर कैथेटर डाले जाते हैं और फिर ऑक्सीजन जिस्म के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकाला जाता है। तो ये जो ECMO है ये क्योंकि बहुत लिमिटेड ममालिक में है तो इसका इस्तेमाल भी इसी तरह से बहुत महदूद है। और कुछ जो एडवांस्ड कंट्रीज होते हैं या जहाँ पे एडवांस साइंस है तो वहाँ पे लंग ट्रांसप्लांट किया जाता है। इससे पहले तो जो डेड पेशेंट्स होते हैं या डोनर्स होते हैं या जो कैडेवर्स होते हैं तो आम तौर पे उनका ही जो लंग्स होते थे वो ट्रांसप्लांट किए जाते थे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर खुदा न खास्ता किसी की रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में डेथ होती है और उन्होंने पहले से या कोई किसी भी ऐसी वजह से डेथ होती है कि जिसमें ब्रेन तो डेड है लेकिन बाकी ऑर्गन्स जो है उनकी कुछ लाइफ होती है और उन्होंने डोनेशन दी होती है अपने ऑर्गन्स की, तो ऐसे मरीजों का लंग्स लेके उन मरीजों को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है जिनके फेफड़े बिल्कुल ही काम ना कर रहे हैं और बिल्कुल वाइट उनके एक्सरेज हों। लेकिन जापान में जो मेडिकल हिस्ट्री में पहली दफा जो रिश्तेदारों ने
लंग्स को दिया है, डोनेट किया है और ये ट्रांसप्लांट किया गया है कोविड के मरीज को। जापान में एक खातून जो है, जो वेंटिलेटर पे हैं, जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उनके बेटे और उनके हस्बैंड का जो लंग्स हैं उनके कुछ पोर्शन को ट्रांसप्लांट किया गया और ये पहला ह्यूमन हिस्ट्री का लंग ट्रांसप्लांट है जो कि रिलेटिव्स या लिविंग डोनर्स ने दिया है, जिसके बाद से वो जो खातून हैं उनमें काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट आई है। अगरचे वो इस वक्त भी वो वेंटिलेटर्स पे हैं, लेकिन कहा यही जाता है कि वो 1 से 2 महीने में इस हद तक बेहतर हो जाएंगी कि वो वेंटिलेटर उनका ऑफ हो जाए। तो अब ये पूरा जो बताने का आपको मकसद था, तो ये मैंने एक आउटलाइन दी है कि जब कोई भी मरीज हॉस्पिटल्स में दाखिल होते हैं कोविड के साथ या घरों में भी हैं, तो उनकी अगर हालत ख़राब हो तो उसके बाद डॉक्टर्स मोस्टली जो उनको एडवाइस करते हैं, तो उसमें विटामिन डी, उसमें आइवरमेक्टिन, उसमें जो जिंक होता है और इसके अलावा रेमडेसिविर का एडवाइस किया जाता है और साथ ही डेक्सामेथासोन या कोई भी और स्टीरॉइड। अब जो रेमडेसिविर पे हम वापस आएंगे कि इंडिया में ये खबर आई है कि इंडिया ने एक्सपोर्ट जो है रेमडेसिविर की उस पर पाबंदी लगा दी है। उसकी वजह क्या बनी है? उसकी वजह बनी है बहुत ज़्यादा डिमांड, ना सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि खुद इंडिया में, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक एक दिन में हज़ारों लाखों लोग जो है उनको इन्फेक्शन हो रही है और वहाँ पर बहुत सारे लोगों की अमवात भी पहले ही हो चुकी हैं। तो इंडिया में इसका जो इस्तेमाल है, ना सिर्फ एक आज़ाद मार्केट में बल्कि ब्लैक मार्केट में भी जो रेमडेसिविर है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम हॉस्पिटल्स के अंदर पहले दिन इसको 200 मिलीग्राम का इंजेक्शन देते हैं और अगले 7 से 10 दिन के लिए 100 मिलीग्राम का इंजेक्शन 1 से 2 घंटे में 100 ml नॉर्मल सलाइन में डाल के लगाते हैं। अब ये जो रेमडेसिविर है ये कैसे काम करती है कि जब ये इसको इंजेक्ट किया जाता है खून के अंदर और जब ये हमारे जिस्म का हिस्सा बनती है, तो ये कोरोना वायरस जब तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजरता है तो उस दौरान ये उसकी रेप्लिकेशन का हिस्सा बनती है हमारे सेल्स के अंदर जाके, और कोरोना वायरस ये समझता है कि ये मेरे जेनेटिक मटेरियल का ही हिस्सा है, ये उसके अंदर इंसर्ट होती है और उसके बाद उसकी रेप्लिकेशन के अमल को दरहम बरहम कर देती है, स्टॉप कर देती है, जिसकी वजह से जो कोरोना वायरस की तकसीम दर तकसीम का अमल जब रुकता है तो उसकी तादाद कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन आम तौर पर जो रेमडेसिविर है इसका उन मरीजों को फायदा है कि जिनका अपना जो इम्यून सिस्टम है अभी तक वो अपने ही जो ऑर्गन्स हैं, खासतौर पे लंग्स हैं, उनके ऊपर हमलावर नहीं हुआ होता, जिसको हम कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। इसीलिए आमतौर पे वो तमाम मरीज जो पीसीआर पॉजिटिव हों, जिनमें अलामात भी हों और जिनकी हालत की खराबी के चांसेस हों, जैसे उनमें कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, कुछ लोग शुगर के मरीज होते हैं, कुछ लोग ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, कुछ लोग दिल के मरीज होते हैं, तो उस सूरत में फिर डॉक्टर ये फैसला करते हैं कि अगर एंटीबॉडीज़, क्योंकि हमारे मुल्कों में नहीं मिलती, जिसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहते हैं, क्योंकि ये बहुत महंगी होती हैं और बहुत कम इसकी मिकदार अवेलेबल है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर फिर ऑप्शन बचती है रेमडेसिविर की। यही वो वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया में ख़ास तौर पर तकरीबन हर डॉक्टर, वो तमाम लोग जिनके अंदर रिस्क फैक्टर हैं और उनको कोविड पॉजिटिव है और उनकी हालत ख़राब होने का डर है, तो उनमें रेमडेसिविर को तजवीज़ करते हैं। और इसी तजवीज़ करने के बाद इस्तेमाल होने की वजह से ब्लैक मार्केट में ये 10 गुना कीमत से ज़ायद पे इंडिया और पाकिस्तान में ये अब फ़रोख्त होती है, और ख़ास तौर पर इंडिया में, तो जिसकी वजह से इंडिया ने अपनी एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है, बल्कि उनकी कोशिश है कि उनके अपने मुल्क में इसका इस्तेमाल हो। ये थी रेमडेसिविर के ऊपर एक अच्छी अपडेट, तो मैंने सोचा आप दोस्तों से ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से ये जो कोविड है फैल रहा है, तो इसलिए इसकी जो बुनियादी कुछ मालूमात हैं दवाइयों के ऊपर, वो भी आप दोस्तों को होनी चाहिए, ताकि आप अपने किसी भी प्यारे को इस हवाले से कोई मशवरा भी दे सकें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।